हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब उष्मा के कारण एक बार सेट हो चुका है। थर्मोसेटिंग उष्मा के कारण एक बार सेट हो चुका है, अब वो नहीं सेट होने वाला है, अब वो चेंज होने वाला नहीं है, उसे कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोस्तों अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक याद करना हो दोस्तों, थर्मो प्लास्टिक को याद करने के लिए मैंने पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ट्रिक ऊपर लिखा था दोस्तों, और ट्रिक था दोस्तों पापा टेप लेप, मैंने बता दिया था। दोस्तों अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, इसमें है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर इसको याद करना है दोस्तों, मैंने ट्रिक दिया है दोस्तों, वो है बागी बीम। बागी फिल्म आपने देखा है? बागी फिल्म में दोस्तों है टाइगर श्रॉफ हीरो। और दोस्तों टाइगर श्रॉफ का बॉडी देखें, बहुत अच्छा है। आई एम बिग फैन ऑफ टाइगर श्रॉफ। दोस्तों उनका इतना अच्छा बॉडी है तो जरूर वो बीम खींचते होंगे, बीम बनाते होंगे। तो दोस्तों बागी और बीम आपको याद रखना है। बस याद रखना है दोस्तों बेकेलाइट, बस याद रखना है क्या रखना है दोस्तों? बेकेलाइट। और गी से दोस्तों गिप्टल याद कर कीजिएगा। ब से बेकेलाइट, गी से गिप्टल, और बी से बीटल, और ल से मेलेमिन। दोस्तों चार है बागी बीम, बा से बेकेलाइट, गी से गिप्टल, उसका बी से बीटल, और म से मेलेमिन। चार आपको एकदम कंफर्म याद रखना होगा। लेकिन चार में से दो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बेकेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मेलेमिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं बेकेलाइट का यूज कहाँ होता है दोस्तों? बेकेलाइट का यूज जो आपके घर में जो स्विच होता है, स्विच वो दोस्तों बेकेलाइट से बना होता है। आप उसमें कितना भी आग लगा दीजिए, आग नहीं लगने वाला है। इसका मतलब उसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दोस्तों कंघी जो ऐसे ऐसे मारते हैं आप लोग, कंघी जो घर में यूज करते हैं दोस्तों, वो बेकेलाइट का बना होता है। ठीक है, उसका बात करते हैं दोस्तों गिप्टल और बीटल। इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखिएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इतना ही काफ़ी है। उसका दोस्तों मेलेमिन क्या होता है दोस्तों? ये अग्निरोधक होता है, मतलब आग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मेलेमिन पे। दोस्तों इसका प्रयोग होता है टाइल्स बनाने में, मार्बल जो होते हैं घर में वो बनाने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा टाइल्स बनाने में। ठीक है दोस्तों, और खास बात एक बात याद रखना है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इस लेसन में एकलक का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकलक का नाम हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो एकलक का नाम किसका? तो दोस्तों मैंने पिछला बार जो बताया था पूरा को याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो याद कीजिएगा दोस्तों, इस चारों में से किसी का नहीं, बस एक बेकेलाइट का याद रखिएगा। बेकेलाइट का जो एकलक होता है दोस्तों, वो होता है फेनॉल और होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फे याद रखिएगा, बेकेलाइट फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, बेकेलाइट फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। इस बात को नोट करके याद कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक से रिलेटेड, मैं उसको बता देता हूँ दोस्तों। इसके बाद कोई प्लास्टिक के बारे में पढ़ना नहीं है। इतना अगर कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों तो प्लास्टिक से इतना ही क्वेश्चन आएगा, एकदम मैं गारंटी लेता हूँ इस बात का। दोस्तों प्लास्टिक से इंपॉर्टेंट कुछ है, जैसे प्लास्टिसाइजर क्या होता है दोस्तों? प्लास्टिसाइजर क्या होता है दोस्तों? प्लास्टिसाइजर होता है तो मतलब प्लास्टिसाइजर एक ऐसा मशीन है जो प्लास्टिक को उष्मा के कारण उसके एक आकार में शेप कर दिया जाता है, एक आकार उसका दे दिया जाता है, आकार में ढाला जाता है, इसे प्लास्टिसाइजर कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद पॉलीकार्बोनेट क्या है दोस्तों? बुलेट प्रूफ जानते हैं? बुलेट प्रूफ जो प्लास्टिक से बनता है दोस्तों, उस प्लास्टिक को कहा जाता है पॉलीकार्बोनेट। याद रखिएगा बुलेट प्रूफ किस प्लास्टिक से बनता है दोस्तों? वो बनता है पॉलीकार्बोनेट से। याद हो गया? उसका तो दोस्तों माइक्रोवेव ओवन, जैसे सुने होंगे दोस्तों, साइंस बहुत डेवलप हो गया है। अभी वर्तमान में ऐसा प्लास्टिक आ गया है दोस्तों। प्लास्टिक का तो उसमें का प्रभाव पड़ता है प्लास्टिक पे, लेकिन दोस्तों बेकेलाइट का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बेकेलाइट काला जरूर हो जाता है, उसको जलेगा स्विच को तो काला जरूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा एक प्लास्टिक है माइक्रोवेव ओवन, ऐसा प्लास्टिक है इस पर काला भी नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आसानी से इसमें खाना बना के आप रख सकते हैं, आसानी से इसमें खाना बना सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है माइक्रोवेव ओवन। अरे दोस्तों समझे, प्लास्टिक इतना याद रखिएगा। और एक और यह बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे प्राकृतिक प्लास्टिक कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा लाह, या फिर याद रखिएगा लैक। और अगर हिंदी में से कहा जाए दोस्तों तो लैक अंग्रेजी में होता है, लाह भी अंग्रेजी में होता है। अगर हिंदी में से कहा जाए दोस्तों तो हिंदी में से कहा जाता है लक्षा। याद रखिएगा लक्षा या लिक्षा लिखा होता है। याद रखिएगा प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण तो लक्षा या फिर लिक्षा। तो मेरी इच्छा है कि आपसे जाने की प्राकृतिक प्लास्टिक कौन है। तो मेरी इच्छा प्लास्टिक है, मेरी इच्छा प्राकृतिक प्लास्टिक है, इच्छा लिक्षा, ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। प्लास्टिक हमारा कंप्लीट हो गया। जोरदार तालियां बनाइए, बजाइए अपने आप में, जैसे ही बजाइए दोस्तों। अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों, वो है रबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। रबर से दोस्तों बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। रबर का बलकरणीकरण क्या है, रबर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं दोस्तों। आज मैं रबर का पूरा इतिहास बता दूंगा, बस कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा। मैं मिनट का ब्रेक लूँगा
और दोस्तों उसके बाद बताऊंगा मैं फाइबर रेयन कैसे बनता है, नायलॉन कैसे बनता है दोस्तों, पूरा बताऊंगा और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताऊंगा। और इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, बस 1 मिनट। फ्रेंड्स, तो अभी मैं लेके आया आपके लिए रबर। और दोस्तों रबर के बारे में मैं पूरा बता रहा हूँ, रबर होता क्या है। दोस्तों भूमध्य मतलब क्षेत्र है, वहाँ जो सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वन में एक पेड़ विशेष किस्म का पेड़ होता है जिसे रबर का पेड़ कहा जाता है। दोस्तों रबर के पेड़ से जब आप थोड़ा सा उस पर आघात कीजिए, थोड़ा सा अटैक कीजिए, थोड़ा सा ऐसे नाखून से खरोच दीजिए, तो खरोचने के बाद दोस्तों उससे एक दूध निकलता है, उस दूध को कहा जाता है लैटेक्स। दोस्तों मैंने लिखा उस दूध को क्या कहा जाता है, लैटेक्स। उस दूध को लैटेक्स कहा जाता है दोस्तों, और उस लैटेक्स में एक केमिकल पाया जाता है, उसे कहा जाता है आइसोप्रीन। इस नाम को याद रख लीजिएगा, आइसोप्रीन। क्या है दोस्तों, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन लिख लीजिए, 50 बार इसको लिखिए, आइसोप्रीन। और उसी आइसोप्रीन के बहुलीकरण से दोस्तों रबर प्राप्त होता है। दोस्तों उसी को अगर जमा दीजिए, बहुत सारे आइसोप्रीन को जमा दीजिए, दूध को जमा दीजिए दोस्तों, तो रबर प्राप्त होता है। उस रबर को कहा जाता है प्राकृतिक रबर। और दोस्तों उस रबर को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राकृतिक रबर। अब दोस्तों सोचने वाली बात है, रबर का पेड़ होता है दोस्तों, रबर उससे आइसोप्रीन से बनता है, तो सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचिए। तो दोस्तों उस रबर जो था, उस रबर का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, वो ग्रेफाइट से पेंसिल बनता है, और ग्रेफाइट दोस्तों कागज पे खरोचने से काला धब्बा बन जाता है, काला निशान बन जाता है। उस निशान को मिटाने के लिए सबसे पहले रबर का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, रबर का प्रयोग सबसे पहले क्यों किया गया था दोस्तों, पेंसिल के काले धब्बों को मिटाने के लिए। किस पे, कागज पे। याद रखिएगा इस बात को। और दोस्तों केमिकल का नाम क्या है दोस्तों, दूध का नाम क्या है, लैटेक्स। उससे क्या बनता है दोस्तों, आइसोप्रीन। अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो याद रखिएगा आइसोप्रीन का। लिख लीजिए इस बात को कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का। या प्राकृतिक रबर के एकलक का नाम लिखे तो दोस्तों आइसोप्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वो जो रबर होता था दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता था। होता क्या था दोस्तों उस समय, मैंने लिखा है। और दोस्तों सबसे पहले जो रबर प्राप्त किया गया था, 1 मिनट, सबसे पहले जो रबर प्राप्त किया गया था दोस्तों, वो रबर अमेजन तथा जायरे, एक जगह है दोस्तों, अमेजन नदी है, अमेजन नदी है, और जायरे भी उसके आसपास का क्षेत्र है, अमेजन तथा जायरे। दोस्तों वहाँ से सबसे पहले रबर प्राप्त किया गया था। अमेजन नदी थी, उसके बगल में बहुत सारे वृक्ष थे दोस्तों, तो उस क्षेत्र को ही कहा जाता है अमेजन, और बगल में जायरे भी है, आसपास सटा क्षेत्र है अमेजन और जायरे। दोस्तों वहाँ के वृक्ष से सबसे पहले रबर प्राप्त किया गया था, उस रबर को कहा जाता है दोस्तों द्रोणी रबर। याद रखिएगा, सबसे पहले वहाँ जो रबर प्राप्त किया गया था, उस रबर को क्या कहा जाता है दोस्तों, द्रोणी रबर। द्रोणी, द्रोणाचार्य से याद रखिएगा, द्रोणी रबर। उसे अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों वाइल्ड रबर, वाइल्ड रबर, WILDRUBBER, वाइल्ड रबर से कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है द्रोणी रबर। कहाँ से प्राप्त किया गया था दोस्तों, अमेजन तथा जायरे से सबसे पहले। उसके बाद 20वीं सदी के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया मैंने लिखा भी है, दक्षिण पूर्वी एशिया, और दोस्तों मलाया, मलाया दोस्तों, क्योंकि रबर बेचेंगे दोस्तों तो माल आया, माल बिकेगा, माल मिलेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मलाया। 20वीं सदी के बाद से यहाँ रबर का उत्पादन प्रमुख होने लगा। ये इतिहास से याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी में काम देगा बहुत ज़्यादा। ऐसे केमिस्ट्री में थोड़ा मोड़ा IAS में सवाल पूछ दिया जाता है, रबर के सबसे पहले रबर का विकास कहाँ हुआ था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ दोस्तों कि हर बात का तर्क जानिए, हर चीज़ का इतिहास जानिए, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से जानिए, बेटर जानिए, ठीक है दोस्तों। रबर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसका दोस्तों 2 वैज्ञानिक थे ऐसे, उस समय तक सिर्फ प्राकृतिक रबर का विकास था, जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित रबर होता था उसी का विकास हुआ था। उसके बाद दोस्तों 2 वैज्ञानिक आए, एक वैज्ञानिक आए दोस्तों, मैंने लिखा है मैथ्यूस, और दूसरा वैज्ञानिक है हैरिसस, मैंने लिखा है। याद रखिएगा, पहला वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों, मैथ्यूस, मैथ्यूस चक्रवर्ती से याद रखिएगा, मैथ्यूस, 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 और दूसरा दोस्तों हैरिसस, हैरिसस, मैथ्यूस। याद रखिएगा ये दोनों, मैथ्यूस और दोस्तों हैरिसस, ये दोनों वैज्ञानिक सबसे पहले आए, और दोस्तों सबसे पहले ये प्राकृतिक रबर से संश्लेषित रबर बनाने का प्रयास किए। दोस्तों इन्होंने प्राकृतिक रबर से सबसे पहले संश्लेषित रबर बनाए, प्रयोगशाला में संश्लेषित रबर बनाए दोस्तों। उस रबर का नाम था दोस्तों नियोप्रीन, याद रखिएगा नियोप्रीन रबर। और दोस्तों उसके बाद रबर का विकास होने लगा, उसके बाद 4-5 प्रकार का रबर अभी तक बन चुका है दोस्तों। पहला रबर कौन था, नियोप्रीन। दूसरा रबर दोस्तों ब्यूना इन रबर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हल्ला हुआ है पूरा, मतलब फैला हुआ है चारों तरफ, ब्यूना इन रबर, और दोस्तों ब्यूना इस रबर। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रबर है जिसका नाम है थायोपॉल, याद रखिएगा थायोपॉल। तो रबर दोस्तों कितने प्रकार के संश्लेषित रबर, 4 प्रकार का प्रमुख संश्लेषित रबर दोस्तों 4 है, याद रखिएगा। पहला नियोप्रीन रबर, दूसरा ब्यूना इन रबर, तीसरा ब्यूना इस रबर, चौथा थायोपॉल। अब सवाल है सभी की एकलक का नाम, ये तो आप दोस्तों याद कर जाइए, संजीवन बुट्टी है इस लेसन का। और दोस्तों यही लेसन है जिसमें आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, या फिर दिमाग लगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। चलिए देखिए मैं याद करवाता हूँ।
दोस्तों नियोप्रीन, देखिए ये बना किससे होता है दोस्तों, नियोप्रीन। अगर आपसे पूछे नियोप्रीन के एकला का नाम, तो आप याद रखिएगा नियोप्रीन के एकला का नाम होता है दोस्तों क्लोरोप्रीन। क्या होता है दोस्तों, क्लोरोप्रीन। याद हो गया, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन। अब सोचिए वाली बात है दोस्तों, क्लोरोप्रीन, तो दोस्तों क्लोरोप्रीन तो किसके बना होगा दोस्तों, क्लोरोप्रीन तो क्लोरो से क्लोरो, और दोस्तों प्रीन होता है, प्रीन एक कॉमन नाम है दोस्तों, जिसका आईपीसी नाम होता है ब्यूटाडाइन। जो केमिस्ट्री पढ़ोगे उनको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा दोस्तों, और जिनका केमिस्ट्री से दूर दूर लेना देना नहीं होगा उनको शायद टफ लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर टफ लगेगा दोस्तों, आपने केमिस्ट्री पहले से नहीं पढ़ा है तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा ब्रदर, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ याद कराने का। अगर आपसे पूछा जाए नियोप्रीन का एकला का नाम बताएं, मोनोमर का नाम बताएं, तो नियोप्रीन के एकला का नाम क्या होगा दोस्तों, क्लोरोप्रीन। तो क्लोरो से दोस्तों क्लोरो, और प्रीन का क्या होता है दोस्तों, ब्यूटाडाइन। प्रीन का ब्यूटाडाइन, याद रखिएगा डाइन, डाइन के पहले ब्यूटा लगा दीजिए, डाइन जोगिन उसके पहले ब्यूटा लगा दीजिए। तो दोस्तों क्लोरो से क्लोरो और प्रीन का मतलब ब्यूटाडाइन। तो दोस्तों क्लोरोप्रीन, क्लोरो और ब्यूटाडाइन इसका हो गया एकला का नाम, दोनों है। ऑप्शन में अगर ए आए क्लोरोप्रीन आए तो भी मार दीजिएगा, ज़्यादातर यही आता है, ए आए तो भी मार दीजिएगा, ए ना आए तो ए भी मार दीजिएगा, पहले दू लगा के। तो दोस्तों नियोप्रीन के एकला का नाम क्या होगा दोस्तों, नियोप्रीन के एकला का नाम हो गया दोस्तों दो क्लोरो ब्यूटाडाइन और दोस्तों क्लोरोप्रीन। एक मिनट। और दोस्तों आपको हमेशा रबड़ का बात जब भी है दोस्तों, तो आपको ब्यूटाडाइन हमेशा याद करना होगा, क्योंकि दोस्तों ब्यूटाडाइन सभी में देखिए, नियोप्रीन में तो उसमें ब्यूटाडाइन है, ब्यूना में दोस्तों ब्यूना से होता है ब्यूटाडाइन, ब्यूना से होता है दोस्तों ब्यूटा। तो आपको याद रखना होगा रबड़ कोई भी है, रबड़ कौन कौन सा होता है दोस्तों, 4 रबड़ होते हैं, नियोप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस और थायोकॉल। तो दोस्तों नियोप्रीन है उसमें भी ब्यूटाडाइन होगा, ब्यूना एन आए तो उसमें भी ब्यूटाडाइन होगा, ब्यूना एस आए उसमें भी ब्यूटाडाइन होगा। तो ब्यूटाडाइन आपको याद हो गया, चलिए याद हो गया तो कोई बात नहीं है। नियोप्रीन तो ब्यूटाडाइन किसमें होगा है, उसमें क्लोरो जोड़ दीजिए, तो क्लोरो ब्यूटाडाइन हो गया नियोप्रीन के एकला का नाम, क्लोरो ब्यूटाडाइन हो गया नियोप्रीन के एकला का नाम, लिख दीजिए नियोप्रीन के एकला का नाम क्लोरो ब्यूटाडाइन है। ठीक हो गया दोस्तों, उसके पहले 2 लगा लीजिएगा, 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आपसे पूछे ब्यूना एन रबर की एकला का नाम, कुछ नहीं दोस्तों, ब्यूना एन रबर के एकला का नाम सिंपल है दोस्तों, ब्यूना एन। तो दोस्तों ब्यू से ब्यूटाडाइन, मैंने कहा था ना ब्यूटाडाइन सभी में होगा, तो ब्यूना से ब्यूटाडाइन और एन से दोस्तों नाइट्रीन, याद रखिएगा ब्यूटाडाइन और नाइट्रीन। आपको ये नहीं बोला कि आप याद करके जाइए, जिसका एग्जाम नज़दीक है दोस्तों याद नहीं कीजिए, बस एक बार बस उसको अच्छे से पहचान लीजिए, ताकि ऑप्शन में आए तो टिक मार सके। दोस्तों सुने रहेंगे ध्यान से, और एक बार लिखे रहेंगे दोस्तों तो ऑप्शन में आएगा, टका टका टिक मार दीजिएगा दोस्तों। चलिए तो दोस्तों ब्यूना एन के ब्यू से ब्यूटाडाइन और एन से नाइट्रीन, ऐसे पकड़ लीजिएगा एग्जाम में, ब्यू से ब्यूटाडाइन और एन से नाइट्रीन हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों ब्यू से ब्यूटाडाइन और एस से स्टाइरिन, अगर ऐसा ऑप्शन में हो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन तो मार दीजिएगा एकदम आराम से। दोस्तों ब्यूना एन रबर तो ब्यूटाडाइन और नाइट्रीन से, ब्यूना एस रबर तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से बना होता है। चलिए बहुत मजेदार है। उसका दोस्तों आया थायोकॉल, थायोकॉल दोस्तों विशेष प्रकार का अथी है, रबर है दोस्तों, ये बनता है डाइफ्लोरोइथेन से, याद रखिएगा थायोकॉल का लिख लीजिए, इसको रटना पड़ेगा बहुत बार। थायोकॉल का होता है दोस्तों डाइफ्लोरोइथेन और दोस्तों पॉलीसल्फाइड, इससे बना होता है दोस्तों। एकला का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा नॉलेज चाहते हैं तो एक बार याद कर लीजिए। थायोकॉल किससे बना होता है दोस्तों, च्यवनप्राश खाइए, दिमाग बढ़ाइए, तर्क शक्ति बढ़ाइए। दोस्तों थायोकॉल किससे बना होता है दोस्तों, थायोकॉल बना होता है दोस्तों डाइफ्लोरोइथेन और पॉलीसल्फाइड से बना होता है, डाइफ्लोरोइथेन और पॉलीसल्फाइड से बना होता है थायोकॉल। और दोस्तों इसका खास प्रयोग एक याद रखिएगा, थायोकॉल का यूज कहाँ होता है दोस्तों, थायोकॉल एक ऐसा रबर है दोस्तों जिसका प्रयोग वायुयान में जो रॉकेट चलता है तो उसके ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन थायोकॉल में एक विशेष प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जो ऑक्सीजन को छोड़ सके, ऑक्सीजन को हमेशा मुक्त करते रहे, वैसा केमिकल मिला के तब इसका प्रयोग किया जाता है रॉकेट के अर्थ में, परनोद के रूप में, रॉकेट के ईंधन के रूप में। लेकिन दोस्तों अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रबर जो पहले बनता था दोस्तों वो उसमें स्ट्रेस नहीं रहता था, वो प्रत्यास्थ नहीं रहती थी, वो काफ़ी भंगुर टाइप का होता था, काफ़ी कमज़ोर टाइप का होता था दोस्तों। उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए दोस्तों एक विशेष प्रकार का रबर लेके आया गया दोस्तों। उस रबर को कैसे बनाया जाता था दोस्तों, याद रखिएगा उस रबर को बनाने के लिए उसमें 5% सल्फर मिला के गर्म किया जाता था। कितना परसेंट दोस्तों, 5% सल्फर मिला के गर्म किया जाता था दोस्तों। तो वो रबर इतना मजबूत हो गया कि मत पूछिए, पता है कितना मजबूत, उस रबर से दोस्तों टायर बनता है। सोच लीजिए कितना मजबूत रबर हो गया दोस्तों। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रबर का बलकरणीकरण। अगर आपसे पूछे रबर के बलकरणीकरण में कौन सा तत्व मिलाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा सल्फर। कितना परसेंट, 5%। अगर पूछे
क्या और भी अधिक मिला सकते थे? हाँ दोस्तों, एक विशेष परिस्थिति में सल्फर 30% भी मिलाया जा सकता है, उसे कहा जाता है दोस्तों बाइलकेस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने दोस्तों जितना बात बता दिया है बहुत ही कम समय में बताया है, अगर इसका आप ध्यान में रख लेते हैं तो IAS लेवल तक कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। दोस्तों IAS का एक विभिन्न पोस्ट होता है, बहुत विशेष पोस्ट होता है जिसका नाम है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस दोस्तों, जिसे राजदूत कहा जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा सवाल आता है इस लेसन से। अगर आप IAS का तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा डीप से पढ़िए, अगर PC से SC का एग्जाम देने वाले हैं तो ऊपर बस 1 लाख का नाम याद कर लीजिए, बहुत काफ़ी है। चलिए दोस्तों, अब मैं जो वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों उसमें होगा फाइबर के बारे में, रेशा के बारे में दोस्तों। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री खत्म, खल्लास। बस थोड़ा सा आपको बताना है विस्फोटक के बारे में, जैसे RDX क्या होता है दोस्तों। उसके बाद कुछ विभिन्न प्रकार के यौगिक बताना है दोस्तों। उसके बाद खत्म। उसके बाद जब एग्जामिनेशन से पहले मैं 1-2 MCQ का क्यूज डालूंगा दोस्तों। उसके बाद केमिस्ट्री खल्लास। उसके बाद आप केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों फाइबर, रेशा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था अगली क्लास में दोस्तों, यही तो अगली क्लास है, थोड़ा ब्रेक ले लिए। ब्रेक का मतलब अगली क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बताता हूँ दोस्तों। हम लोग गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जितना प्रयोग करते हैं, जितना वस्त्र का उपयोग करते हैं दोस्तों, सभी तो रेशा है। लेकिन अब अंतर इतना है कि दोस्तों हम लोग संश्लेषित रेशा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। रेशा 3 प्रकार के होते हैं। अभी तक आप लोग जितना पढ़े हैं दोस्तों, उसमें एक प्राकृतिक होता था, एक मानव निर्मित होता था जिसे हम संश्लेषित कहते थे। लेकिन दोस्तों अब जो मैं बता रहा हूँ वो रेशा दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक, एक अर्ध प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित या अर्ध कृत्रिम कहते हैं। अर्ध लगा हो पहचान जाइए, रेयन होगा। क्या होगा दोस्तों? रेयन। उसके बाद दोस्तों एक होता है संश्लेषित यानी मानव निर्मित, यानी पूरा संश्लेषित। दोस्तों 3 प्रकार का हुआ, प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित, अर्ध कृत्रिम, इसे भी कहा जाता है। और दोस्तों संश्लेषित 3 हो गया। अब देखिए दोस्तों प्राकृतिक रेशा में क्या होता है दोस्तों। प्राकृतिक रेशा में आता है सेल्यूलोस, याद रखिएगा सेल्यूलोस आप लोग जानते होंगे। और दोस्तों एक होता है रेशम, आप लोग जानते होंगे। और एक होता है रेक्सिन, आप लोग जानते होंगे। तीनों से वस्त्र बनता है दोस्तों। अब रेशम के बारे में दोस्तों, रेशम के बारे में सवाल पूछ दिया जाता है कि रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, तो रेशम याद रखिएगा दोस्तों लार्वा के कोकिल से प्राप्त होता है। लार्वा एक कीटाणु होता है, मतलब समझते हैं ना, तो उसी के लार्वा के कोकिल से प्राप्त होता है रेशम। ठीक है, सबसे बोलने में समस्या हो रहा है, सॉरी इसके लिए दोस्तों। लार्वा के कोकिल से प्राप्त होता है रेशम। उसके बाद दोस्तों रैक्सिन क्या होता है दोस्तों? रैक्सिन ये सेलुलोज से प्राप्त होता है दोस्तों। और रैक्सिन को दोस्तों कृत्रिम चमड़ा भी कहते हैं। याद रखिएगा किसे कृत्रिम चमड़ा कहा जाता है दोस्तों? रैक्सिन को। यह सवाल IAS में पूछा जा चुका है दोस्तों। हमारा प्राकृतिक रेशा खत्म हो गया। प्राकृतिक रेशा में आपसे ज़्यादा सवाल आएगा, अगर आप PCS का एग्जाम देते हैं या फिर SSC का एग्जाम देते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा सिर्फ सेलुलोज के बारे में कि एक प्राकृतिक रेशा का उदाहरण दीजिए, नीचे रहेगा सेलुलोज, टिक मार दीजिए, खत्म। अगर दोस्तों IAS का एग्जाम देते हैं दोस्तों तो आपसे पूछा जाएगा रेशम के बारे में और रैक्सिन के बारे में। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? लार्वा के कोकिल से प्राप्त होता है। और दोस्तों रैक्सिन कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? रैक्सिन प्राप्त होता है सेलुलोज से प्राप्त होता है। रैक्सिन मैंने बताया था, रैक्सिन सेलुलोज से प्राप्त होता है। इसे कृत्रिम चमड़ा भी कहते हैं दोस्तों। प्राकृतिक रेशा हमारा कंप्लीट, जो कंप्लीट हो गया उसको मैं मिटा दिया, कंप्लीट हमको याद हो गया। चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अर्ध कृत्रिम रेशा के बारे में। तो अर्ध कृत्रिम रेशा में दोस्तों एक ही आता है रेवन। और दोस्तों अगर PCS का एग्जाम देते हैं, खासकर अगर UP PCS का, तो 100% एकदम कन्फर्म रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर दोस्तों अदर PCS का एग्जाम देते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अर्ध कृत्रिम की बात है तो अर्ध कृत्रिम कौन सा होता है दोस्तों? रेयन कौन सा दोस्तों? अर्ध कृत्रिम रेशा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह सेलुलोज से भी बनता है, देखिए सेलुलोज से भी बनता है। और दोस्तों इसमें वैज्ञानिक अपना केमिकल सब्सटेंस मिलाते हैं। जैसे देखिए NaOH आप लोग जानते हैं, NaOH को कहा जाता है कास्टिक सोडा, मैंने बताया था कास्टिक सोडा। NaOH और H2SO पूरा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे गंधक अम्ल भी कहा जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट। दोस्तों ये तीनों मिला के गंधकाम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कास्टिक सोडा और सेलुलोज, ये तीनों को मिला के दोस्तों और एक विस्कोस परिक्रम होता है दोस्तों। इस प्रक्रिया के द्वारा रेवन बनाया जाता है दोस्तों। इसमें प्राकृतिक भी है, मानव निर्मित भी है, इसीलिए इसे कहा जाता है 50-50। मतलब समझे ना दोस्तों? अर्ध संश्लेषित रेशा। तो अर्ध संश्लेषित रेशा कौन सा है दोस्तों? रेवन, आप लोग को याद रखना होगा। लेकिन दोस्तों रेवन में 2 प्रमुख बातें हैं जिसको मैंने नोट किया है दोस्तों। पहला, अगर बेड का चादर बने तो कुछ लोग कहते हैं बेड का चादर एकदम फुल्ली कॉटन है। नहीं दोस्तों, फुल्ली कॉटन नहीं। बेड का जो चादर होता है उसमें 50% कॉटन और दोस्तों 50% रेवन मिला होता है। याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC में पूछा जा चुका है। और दोस्तों अगर कालीन की बात करें, कालीन जो बनता है कालीन दरी, उसमें दोस्तों उसमें भी 50% रेवन होता है और 50% ऊन होता है। याद रखिएगा कालीन में 50% रेवन 50% ऊन।
ठीक है, हमारा अर्धकृत्रिम रेशा दोस्तों कंप्लीट। मैं इसे मिटा इसलिए रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ऊपर अगर जगह मिले तो नीचे वाला को समझाऊँ दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा संश्लेषित रेशा, जिसे मानव पूर्ण रूप से प्रयोगशालाएं बनाते हैं दोस्तों। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है दोस्तों, यही लेसन थोड़ा सा टफ है, आपको याद करना पड़ेगा। 2 बार 3 बार देखिए दोस्तों, मैं नोट्स भेज दूंगा। नोट्स भेजने के बाद अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं और एक बार नोट्स को पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यकीन मानिए। इसलिए जो लोग अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड नहीं किए अभी तक, प्लीज़ सेंड कर दें, ताकि आप केमिस्ट्री में 100% एकदम श्योर हो जाए। चलिए दोस्तों, संश्लेषित रेशा क्या है दोस्तों? तो संश्लेषित रेशा होते हैं दोस्तों, वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 होते हैं, 4 प्रकार के नहीं, 4 होते हैं। मुख्य देखिए, पहला है नायलॉन, दूसरा दोस्तों पॉलिस्टर, तीसरा होता है कार्बन रेशा, चौथा होता है ऑर्गनॉल। दोस्तों इसमें आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है नायलॉन के बारे में, और उसके बाद कहीं इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो पॉलिस्टर। और दोस्तों ये दोनों का इंपॉर्टेंट है, फिर भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, प्लीज़ याद रखिएगा। क्या पता दोस्तों, मैंने कहा कंपटीशन है, कुछ पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा गया वो इंपॉर्टेंट है। अरे यार, वो तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो नहीं पूछा गया वो ना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछ के थक गया, हो सकता है नया क्वेश्चन आ जाए। इसलिए दोस्तों आप पूरा श्योर करके जाएं, पूरा पढ़ के जाएं, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सारा का सारा फुल कोर्स इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर बिहार किया जाए और यूपी किया जाए दोस्तों, तो यहाँ के स्टूडेंट तो महाशातिर होते हैं। अगर उनको बोल दो कि नायलॉन आएगा दोस्तों, उसके अलावा वो कसम खा लेते हैं कि मैं दूसरा पढ़ के ही नहीं जाऊँगा, और नायलॉन ही पढ़ के जाते हैं। एग्जाम में नहीं आया तब तो टीचर का खैर नहीं, वो आते हैं सीधा और 47 गिरा देते हैं। आप बोले थे कि यही आएगा इसलिए हम यही पढ़ के गए, अब क्या करें दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा डरता हूँ सबसे, मैं बोलता हूँ दोस्तों पूरा पढ़ के जाएँ, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ आगे दोस्तों। संश्लेषित रेशा जो है, संश्लेषित रेशा दोस्तों 4 प्रमुख है। पहला है नायलॉन, दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है दोस्तों कार्बन रेशा, चौथा है ऑर्गनॉल। तो दोस्तों नायलॉन के बारे में बात करते हैं। नायलॉन किस मिल के बना दोस्तों, तो जानते हैं नायलॉन सबसे पहले बना था दोस्तों 1935 ईस्वी में, याद रखिएगा 1935 ईस्वी में सबसे पहले नायलॉन बना था दोस्तों। नायलॉन सबसे पहले बना 1935 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा बिका कहाँ, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका बिक्री हुआ तो न्यूयॉर्क में और लंदन में हुआ। याद रखिएगा कहाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क एंड लंदन में हुआ। तो दोस्तों उस समय तक इसका नाम क्लियर नहीं था कि नायलॉन का नाम नायलॉन नहीं रखा गया था। तो दोस्तों उस समय लोग सोचे कि क्या इसका नाम रखें, तो इसलिए कुछ लोगों ने कहा ओ न्यूयॉर्क में तो दोस्तों NY और लंदन में तो LON, तभी दोस्तों इसका नाम रखा गया नायलॉन। याद रखिएगा 1935 ईस्वी में इसका नाम नायलॉन रखा गया। तो कंप्लीट है दोस्तों। नायलॉन बना था किस से, तो नायलॉन बना था दोस्तों उस समय दोस्तों बना था नायलॉन को बना था एडिपिक एसिड और हेक्सा एडिपिक एसिड दोस्तों और हेक्सा डाइमेथिल से। याद रखिएगा एडिपिक एसिड और हेक्सा डाइमेथिल। नायलॉन वाला लिख के दोस्तों याद कर जाइए, नायलॉन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा है। तो नायलॉन वाला लिख के जाइए, याद करके जाइए दोस्तों। कौन सा, एडिपिक एसिड और हेक्सा डाइमेथिल, एडिपिक एसिड और हेक्सा डाइमेथिल, एडिपिक एसिड और हेक्सा डाइमेथिल, दोनों को मिला के दोस्तों बनाया गया नायलॉन। नायलॉन सबसे पहले कहाँ बिका था दोस्तों, न्यूयॉर्क में और लंदन में, इसलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया दोस्तों। नायलॉन से पूछा जाएगा सवाल कि नायलॉन का यूज कहाँ होता है दोस्तों। पैराशूट जानते हैं, जो हवाई जहाज से कूदते हैं पैराशूट लेके दोस्तों, पैराशूट बनाने में नायलॉन का यूज किया जाता है। मछली पकड़ने वाले जाल में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। आप जो मच्छरदानी लगा कर सोते हैं, मच्छरदानी दोस्तों, उसमें नायलॉन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बरसाती नायलॉन का बनता है, छत्ता नायलॉन का बनता है दोस्तों। नायलॉन का रस्सी बनता है। नायलॉन का यूज बहुत ज़्यादा है, मजबूत किस्म का रस्सी बनाने में, मजबूत किस्म का सामान बनाने में, ध्यान रहे रेशेदार सामान बनाने में नायलॉन का यूज किया जाता है। नायलॉन का एकला का नाम बताया दोस्तों एडिपिक एसिड और हेक्सा डाइमेथिल, हेक्सा डाइमेथिल एडिपिक एसिड। नायलॉन हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। और यकीन रखिए इससे बाहर नहीं सवाल आएगा कोई, मैंने जितना बता दिया है, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही बता दिया। नायलॉन कंप्लीट। उसका दोस्तों आता है पॉलिस्टर। मैंने बताया था दोस्तों, ऐसा अगर बहुलक आए जिसमें पॉली लगा हो तो उसका पॉली हटा दो तो एकला का नाम पता चलेगा एस्टर। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर थोड़ा सा चालू हो गए हैं, अब वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे सवाल कि पॉलिस्टर का एकला का नाम बताइए, तो पॉलिस्टर का एकला का नाम क्या होगा दोस्तों, एस्टर। लेकिन अब जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें दोस्तों पॉलिस्टर के एकल का नाम एस्टर होता है, लेकिन अब ऑप्शन में दोस्तों एस्टर दिया ही नहीं जाता है। अजीब हाल है, आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं कि ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, वो भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों एस्टर जो बनता है किससे, पॉलिस्टर किससे बनता है दोस्तों, तो आधुनिक तौर तरीके पॉलिस्टर बनाने के अब जो पॉलिस्टर बनाए जाते हैं दोस्तों, वो बना होता है दोस्तों इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्लुएक्टर से। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो अगर पॉलिस्टर अब बनाना है दोस्तों तो इथिलीन ग्लाइकॉल याद कर लीजिए, इथिलीन ग्लाइकॉल इजी, बहुत इजी है यार, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल इजी। और प्लस दोस्तों टेरेफ्लुएक्ट, जैसे आप कहाँ रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट कहाँ, टेरेफ्लुएक्ट मतलब तुम अपने फ्लैट में रहते हो यार, तो तुम अपने तो तेरे और फ्लैट तो फ्लैट
तो पॉलिस्टर किस किस से बना होता है दोस्तों? तो Eg टेरेफैलेट, याद रखिएगा। पॉलिस्टर किस किस से बना होता है दोस्तों? तो अगर सवाल है पॉलिस्टर तो याद रखिएगा पॉलिस्टर बराबर Eg और प्लस किसका फैलेट? टेरेफैलेट दोस्तों। तो ई से इथिलीन, जी से ग्लाइकॉल, तो इथिलीन ग्लाइकॉल एक कंपाउंड हो गया और दूसरा हो गया दोस्तों टेरेफैलेट। इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफैलेट से कौन बनता है दोस्तों? पॉलिस्टर। दोस्तों पॉलिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलीकुट और एक होता है पॉलीवुल। बहुत सिंपल है, बस ध्यान दीजिए, याद रखेगा। पॉली से पॉलिस्टर और कुट माने दोस्तों कॉटन, तो पॉलिस्टर और कॉटन मिलकर बनता है दोस्तों, उसे कहा जाता है पॉलीकुट। और दोस्तों पॉलीवुल क्या होता है दोस्तों? पॉलिस्टर, पॉली मतलब पॉलिस्टर और उल मतलब ऊन, तो दोस्तों पॉलिस्टर और ऊन से बना होता है उसे पॉलीवुल कहते हैं, और दोस्तों पॉलिस्टर और कुट से बना होता है उसे पॉलीकुट कहते हैं। दोस्तों हमारा पॉलिस्टर कंप्लीट, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों, पॉलिस्टर किस किस से बनता होता है तो बना होता है दोस्तों? तो पॉलिस्टर बराबर Eg प्लस टेरेफैलेट, तो Eg इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरेफैलेट से पॉलिस्टर बना होता है। ठीक है दोस्तों। पॉलिस्टर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक होता है दोस्तों पॉलीकुट और एक होता है पॉलीवुल। पॉलीकुट दोस्तों पॉलिस्टर प्लस कॉटन से बना होता है, पॉलीवुल दोस्तों पॉलिस्टर प्लस ऊन से बना होता है। दोस्तों हमारा पॉलिस्टर कंप्लीट। इसका प्रयोग दोस्तों वस्त्र बनाने में होता है, कपड़ा बनाने में होता है। उसके बाद आता है दोस्तों कार्बन रेशा। कार्बन रेशा के एकलक का नाम सिंपल है दोस्तों, कार्बन, कंप्लीट हो गया। इसका प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? अंतरिक्ष यान के पाठ पूर्जा बनाने में कार्बन रेशा का प्रयोग होता है, एक काफी मजबूत होता है, कंप्लीट। उसका दोस्तों बचा लास्ट में ऑर्नोल। अगर आप लोग बुना इन रबर का एकलक का नाम याद कर लिए हैं, बुना इन रबर मैंने बताया था दोस्तों, बुना इन रबर, बुना इन रबर दोस्तों, बुना से ब्यूटाडाइन और एन से दोस्तों नाइट्राइल। तो अगर वो याद करते हैं तो आराम से इसका हो जाएगा ऑर्नोल का, याद हो जाएगा। ऑर्नोल कौन सा रेशा है दोस्तों? संश्लेषित रेशा है, याद कर लीजिए। ऑर्नोल कौन सा रेशा है? संश्लेषित रेशा है। दोस्तों मैंने भी तो याद किया होगा, मेरा भी माइंड बहुत ज़्यादा तेज नहीं, ऐसा नहीं कि मैं रोज 2-2 किलो बादाम खाता हूँ। बादाम खाने से क्या होता है दोस्तों? बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाता है? नहीं, अक्ल बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों बादाम मत खाइए, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाइए, सोचिए उसके बारे में, सोचिए, दिमाग लगाइए तो याद होगा। कैसे याद करें दोस्तों? ऑर्नोल किस किस से बना होता है दोस्तों? सिंपल है, 1 किलो, याद रखिएगा 1 किलो क्या? नाइट्राइल, ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल, उसका नाइट्राइल ले लीजिए कितना? 1 किलो, तो क्या बन जाएगा? ऑर्नोल। तो दोस्तों ऑर्नोल के एकलक का नाम क्या है? 1 किलो नाइट्राइल। पता है इसका प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ ऊन ना हो, अगर फिर भी कंबल बनाना हो तो दोस्तों ऊन की जगह पर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं कंबल बनाने में। दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया रेशा, मैंने आज आपका कंप्लीट कर दिया पूरा दोस्तों। प्लास्टिक दोस्तों, उसके बाद रेशा, उसका दोस्तों रबर और दोस्तों पूरे प्लास्टिक थर्मोसेटिंग सारा कंप्लीट कर दिया मैंने। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों यह लेसन बहुत ज़्यादा टफ था, फिर मैंने कोशिश किया है आसान बनाने का। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और दोस्तों और ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर यह लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा टफ लगे दोस्तों तो एक बार और देखिए, इजी करने का कोशिश कीजिए, और प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दीजिए ताकि मैंने जो पढ़ाया है उसका नोट्स मैं भेज सकूँ उसको। दोस्तों आप एक बार वीडियो देख के फिर उसको पढ़िएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।